नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। GTRE ने सक्सेसफुली 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम का स्टडी कंप्लीट कर लिया है। यह एडवांस सिस्टम फाइटर जेट के लिए बनाया गया है जो थ्रस्ट को 3 डायरेक्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं और रोलिंग मोशन में कंट्रोल करता है। इससे एयरक्राफ्ट लो स्पीड और स्टॉल कंडीशन में भी इफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है और एयर कॉम्बैट के दौरान जल्दी और अनप्रिडिक्टेबल मनूवर्स कर सकता है। यह इंडियन एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी सफलता है जो फ्यूचर जेट और AMCA प्रोग्राम को और एडवांस बनाएगी। एयर कॉम्बैट के दौरान रैपिड डायरेक्शनल चेंज करना और ओपोनेंट को कंफ्यूज करना इस टेक्नोलॉजी के साथ इजी हो जाता है। इससे पायलट सुपर मनूवर एबिलिटी वाले कॉम्प्लेक्स मूव कर सकता है, जैसे कि सुखोई 30 के कंट्रोल्ड स्पिन और स्टॉल जो ऑलमोस्ट मिड एयर में एयरक्राफ्ट को होल्ड करता है। GTRE अब 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा है। यह सिस्टम ड्राई कावेरी इंजन के साथ लगाया जा सकता है जो पहले तेजस जेट के लिए बनाया गया था। अब इस इंजन का नया वर्जन बनाया जा रहा है जो आफ्टर बर्नर के साथ होगा और ज्यादा थ्रस्ट देगा। पहले यह सिस्टम लेबोरेटरी में टेस्ट होगा जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एक जरूरी स्टेप है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि AMCA फाइटर जेट में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज होगा या नहीं, लेकिन ADA और GTRE इस टेक्नोलॉजी को इवेलुएट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो ज्यादा मनूवरेबल और एयर कॉम्बैट में सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सके। अगर ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग AMCA जेट में लगाई गई तो इंडिया के फाइटर जेट और कॉम्बैट स्ट्रेटजी और एडवांस हो जाएगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस को ड्राई कावेरी इंजन के लिए एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन डेवलप करने का काम दिया गया है, जिसका मेन गोल है इंजन की 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने की कैपेबिलिटी को शोकेस करना। यह आफ्टर बर्नर जो बिल्कुल नए डिजाइन से बनाया गया है जो इंजन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक मेजर स्टेप है जो फ्यूचर एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज हो सकता है। नए आफ्टर बर्नर से 29 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है जिससे इंजन का पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। यह डेवलपमेंट ड्राई कावेरी इंजन को रिफाइन करने की ऑन गोइंग एफर्ट्स के पार्ट में है जो पहले नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट था। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने आफ्टर बर्नर को 0 से डिजाइन किया है और इसमें एडवांस मटेरियल और इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की गई है जो हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस को हैंडल कर सके। इस नए डिजाइन के साथ आफ्टर बर्नर ड्राई कावेरी इंजन की टोटल थ्रस्ट को 80 किलो न्यूटन तक ले जाता है जो इसे इंटरनेशनल कंपटीटर्स के सामने स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह आफ्टर बर्नर सेक्शन रिग्रियस टेस्टिंग के लिए ड्राई कावेरी इंजन में इंटीग्रेट होगा ताकि ऑपरेशनल कंडीशन में परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को वैलिडेट किया जा सके। अगर ये सक्सेसफुली प्रूव होता है तो स्वदेशी UAV और फ्यूचर फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल के लिए पोटेंशियल पावर प्लांट बन सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो ट्रेडिशनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इंजन टेक्नोलॉजी में भी एंटर कर रहा है जो इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम में उसके रोल को एक्सपेंड करता है। ब्रह्मोस GTRE और दूसरे स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन से ये क्लियर होता है कि इंडिया अपने एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए काफी सीरियस है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने पुराने 40 MiG-23 फाइटर जेट को ऑफिशियली रिटायर करने के बाद भी स्क्रैप नहीं किया है। ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कमांड के अंडर सेफली स्टोर किए गए हैं। इससे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है इन्हें रिजर्व रखने का जो फ्यूचर में कई इंपॉर्टेंट पर्पस में काम आ सकता है। पहला यह कि रिटायर्ड जेट इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियन और इंजीनियर्स के लिए एक हैंड ऑन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ग्राउंड क्रू इन एयरक्राफ्ट के ऊपर सर्विसिंग और मेंटेनेंस के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता है जो इन्हें सोवियत एरा सिस्टम और एयरक्राफ्ट की आर्किटेक्चर समझने में हेल्प करता है। यह स्किल अभी भी काफी यूजफुल है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्ट अभी भी ऑपरेशनल है। दूसरा ये कि MiG-23 जेट एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च के लिए भी यूज किया जा सकता है। नए मेंटेनेंस टेक्निक, एयरफ्रेम मॉडिफिकेशन और कोरोजन प्रिवेंटेशन मटेरियल को इन एयरक्राफ्ट पर टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा नए वेपन और एवियोनिक सिस्टम का टेस्टिंग भी इन एयरक्राफ्ट पर किया जा सकता है। तीसरा ये कि MiG-23 इंडिया के डिफेंस हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, खासकर 1980 और 1990 में। इसलिए इंडियन एयरफोर्स इन्हें फ्यूचर में एयरफोर्स म्यूजियम और बेस पर डिस्प्ले के लिए रीस्टोर कर सकता है जिससे एविएशन लेगेसी में शोकेस किया जा सके। और चौथा ये कि कॉम्बैट सिनारियो में इन एयरक्राफ्ट का यूज
डिकॉय के रूप में किया जा सकता है। इन्हें एयरबेस पर डिप्लॉय करके एक्टिव कॉम्बैट जेट का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, जो इनेमी को कंफ्यूज करेगा और उनका फोकस ऑपरेशनल जेट से हटाएगा। और फाइनली ये कि कुछ एयरक्राफ्ट को ड्रोन या ट्रेनिंग के लिए मॉडिफाई करके टैक्टिकल ऑपरेशन में लिमिटेड रोल के लिए यूज किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने नए एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टैक्टिकल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। ये रोल ऑन रोल ऑफ AAR किट के इंटीग्रेशन से ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को डे और नाइट ऑपरेशन के दौरान रिफ्यूल कर सकेगा और एक मल्टी रोल असेट बन जाएगा। AAR कन्वर्जन के लिए सेंटर लाइन हॉज एंड डॉर्ग्यू सिस्टम का यूज होगा, जो C295 के रियर रैम के थ्रू लोड किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इस बात का ध्यान रखता है कि एयरक्राफ्ट में मिनिमल मॉडिफिकेशन की जरूरत हो, जिससे C295 की पूरी फ्लीट में ये रोल इजिली एडप्ट किए जा सके। ये सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर पे काम करता है। ये ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपैरिजन में रिलायबल और मेंटेन रहती है। ये कैपेबिलिटी C295 को एक फोर्स मल्टीप्लेयर बनाती है, जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, एक्सटेंडेड रेंज स्ट्राइक मिशन, फॉरवर्ड डिप्लॉयड फोर्सेस के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोवाइड कर सकता है, जो बड़े टैंकर प्लेटफॉर्म जैसे IL-78 और एयरबस A330 MRTT के कंपैरिजन में C295 की रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी का ऑपरेशनल कॉस्ट काफी लो है। छोटी साइज और मॉड्यूलर AAR सिस्टम इसे टैक्टिकल मिशन के लिए परफेक्ट बनाती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि C295 हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट दोनों को रिफ्यूल कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 300 नॉटिकल माइल्स दूर कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी ऑपरेट कर सकता है और एक मिशन में 5 टन फ्यूल ऑफलोड करते हुए 3 आवर स्टैंड बाय मोड में रह सकता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ पूरी C295 फ्लीट को AAR कैपेबिलिटी मिल सकती है। आरटेक सॉल्यूशन लिमिटेड ने IIT मुंबई और इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के साथ मिलकर एक नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसका नाम अडेप्टिव अल्टरनेट पावर मॉड्यूल है। यह सिस्टम आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और आर्टिलरी सिस्टम के लिए बनाया गया है, जैसे कि इंडियन आर्मी के K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल हाविजर। यह टेक्नोलॉजी पावर मैनेजमेंट को इफिशियंट बनाने के लिए डिजाइन की गई है। AAPM का काम ऑनबोर्ड सिस्टम के लिए रेगुलेटेड DC पावर प्रोवाइड करना है, बिना मेन इंजन को स्टार्ट किए। मतलब अब आर्मर्ड व्हीकल के सिस्टम को चलाने के लिए इंजन को बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फायदा ये होगा कि ऑपरेशन ज्यादा साइलेंट होगा, व्हीकल का हीट सिग्नेचर कम होगा और फ्यूल की बचत होगी, जो कॉम्पैक्ट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काफी जरूरी है। यह मॉड्यूल K9 वज्रा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटिबल है और इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ऑपरेशनल रिलायबिलिटी बढ़ती है और मेंटेनेंस और फ्यूल की जरूरत कम होती है, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। AAPM की डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। आरटेक सोलोनिक ने एनर्जी मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज दिया, IIT मुंबई ने टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड किए और सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग और फीडबैक दिया। यह पार्टनरशिप दिखाती है कि इंडस्ट्री, एकेडमिया और मिलिट्री मिलकर कैसे एडवांस सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। अगर AAPM वाइडली अडॉप्ट होता है तो आर्मी के मॉडर्न ऑपरेशन और भी इफिशिएंट और सस्टेनेबल बनेंगे। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।